हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म किया था, प्रागैतिहासिक काल। तो उसके बाद मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट भी कर दिया था। लास्ट वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने। तो जो सेकंड चैप्टर था उसके 5 जगह की कला के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि 5 जगह जो है ये जो प्राचीन विश्व है उसकी गुफाओं से शहरों तक की जो कला है वो 5 जगह बताई थी। तो कौन कौन सी थी? मेसोपोटामिया की कला, प्राचीन मिस्र की कला, थर्ड एशियन की कला, और फोर्थ है आपकी प्राचीन यूनान की कला, और फिफ्थ है आपकी इट्रस्कन या रोमन की कला। तो ये 5 कलाओं के बारे में मैंने बताया था कि गुफाओं से लेके शहरों तक कैसे कला पहुंची, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था कि यहाँ पे जो पहले गुफाओं में रहते थे लोग तो वो शहरों तक कैसे पहुँचे और उनकी कला वहाँ तक कैसे पहुँची। तो देखिए, सभ्यता का जो आविर्भाव बताया था मैंने, तो ऐसा बताया था कुछ कि पश्चिमी एशिया में दजला व फरात नदी के किनारे कला पनपी, और अफ्रीका में नील नदी के किनारे, और भारत में सिंधु नदी के किनारे। तो इनके नदियों के किनारे जो है इन कलाओं का जन्म हुआ। तो और उसके बाद मैंने पूर्वी प्रदेश के 2 उपनिवेश के बारे में एग्जाम्पल दिया था कि जेरिको और चेतलह्यूक जो है वो 2 उपनिवेश थे जिन्होंने अपने आर्किटेक्चर के बारे में उनके साक्ष्य मिलते हैं, और उनकी कलाओं के बारे में मैंने जो है बताया था। उसके एग्जाम्पल भी दिए थे कि उनके भित्ति चित्र कैसे होते थे और वो कैसे जो है दूसरे उपनिवेश से अपने उपनिवेश को बचाने के लिए वो कैसे जो है पत्थरों की दीवारें बनाते थे, और वो 5 फीट से लेके जो है 14 से 17 फीट तक मोटी होती थी, और ये अपनी दूसरे उपनिवेश से सुरक्षा करने के लिए ये दीवार बनाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो मानव है वो उपनिवेश से नगर राज्यों के रूप में स्थापित होने लग गया। तो सर्व प्राचीन जो विश्व प्रसिद्ध सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसका उद्भव सबसे पहले हुआ। तो चलिए देखते हैं अब हम मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसमें क्या जो कौन कौन सी कलाएं हैं और किसके बारे में बताया गया है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता चलिए देखते हैं। मिस्र की सभ्यता के लगभग समकक्ष इस दूसरी ऐतिहासिक सभ्यता जो पूर्वी क्षेत्र के उन्नत हुई को मेसोपोटामिया नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो मिस्र की सभ्यता है उसके साथ साथ जो इजिप्ट की सभ्यता है उसके साथ साथ मतलब समकक्ष मतलब होता है, उसके साथ साथ एक दूसरी ऐतिहासिक सभ्यता जो जन्मी, उसका क्या नाम था? मेसोपोटामिया। जो पूर्वी क्षेत्र में जन्मी पनपी, तो उसका क्या नाम है? मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो पूर्वी क्षेत्रों में पनपी। प्रलयंकारी बाढ़ से ने इसे 3 बार नष्ट किया। तो देखिए यहाँ पे क्या, ये जब ये सभ्यता जो थी वो नदी किनारे थी, नदी घाटी किनारे थी। तो इनके टाइम पे जो इनका सभ्यता चल रही थी तो बाढ़ बहुत आता था। तो 3 बार ये जो है प्रलयंकारी मतलब बहुत ज़्यादा भयानक बाढ़ ने इनको नष्ट कर दिया। दजला फरात की घाटी में 5000 ईसा पूर्व जिस सभ्यता का विकास हुआ उसको पहले बेबीलोनियन सभ्यता कहा गया था। तो देखिए, जो दजला फरात नदी है उसके किनारे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तो जिस सभ्यता का सबसे पहले विकास हुआ था उसको क्या कहा गया था? बेबीलोन की सभ्यता। ये मेसोपोटामिया के अंदर है। जो सबसे पहले सभ्यता के जन्म हुआ उसको सबसे पहले जो है बेबीलोनिया कहा गया। इस सभ्यता के विकास में आसिरियाई जाति का योगदान होने के कारण प्रमाण मिलने के पश्चात इसे बेबीलोनिया आसिरियाई कहा गया। किंतु फिर इस बात के प्रमाण मिले कि सुमेरियन जाति ने ही यहाँ सभ्यता का सूत्रपात किया। तो देखिए, ये माना जाता है कि ये जो सभ्यता है इसका विकास जो है आसिरियाई ने किया। तो आसिरियाई जाति का भी इसमें योगदान होता है। इसके प्रमाण मिले, साक्ष्य सबूत मिले हैं कि हाँ, इसमें आसिरियाई जो थे उनका भी योगदान था। तो इसके पश्चात क्या इसका नाम दे दिया गया बेबीलोनिया से? बेबीलोनिया आसिरियाई, ये नाम दे दिया गया इस सभ्यता को, बेबीलोनिया आसिरियाई कहा जाने लग गया। किंतु फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो है वो सुमेरियन जाति का भी परिचय मिला हुआ है इस सभ्यता में, कि जो सुमेरियन जाति थी उसने इसका सूत्रपात किया। तो इसमें जो है सुमेरियन और आसिरियाई, बेबीलोनिया, ये तीनों देखने को मिलती हैं इस मेसोपोटामिया के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं। ऐसी स्थिति में सुमेर, अक्काद, बेबीलोन व आसिरिया के समूचे क्षेत्र की कला को मेसोपोटामिया सभ्यता कहा गया। तो देखिए, जब यहाँ पे ये जो है सुमेरियन जाति का भी योगदान मिला, बेबीलोनियन का भी मिला, आसिरियाई जाति का भी मिला, और अक्काद जो एक जगह है उसकी भी जातियों का यहाँ पे जो है कलाएं मिली हुई हैं। तो इन चारों को मिल के समूचे क्षेत्र मतलब इन सबको मिला के जो सभ्यता का जन्म हुआ उसको क्या कहा गया? मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। तो मेसोपोटामिया जो है वो सुमेर, अक्काद, बेबीलोन व आसिरियाई के कलाओं को मिलाकर बनी हुई है।
मेसोपोटामिया शब्द का अभिप्राय दो नदियाँ या नदियों के बीच का प्रदेश, उत्तर पूर्व में दजला तथा दक्षिण पश्चिमी में फरात नामक समांतर बहने वाली नदियों के बीच की उर्वरक घाटी नील नदी के समतल किनारों के समान ही मानव के आकर्षण का केंद्र थी। तो देखिए ये जो मेसोपोटामिया शब्द है, नाम है, वो उसका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है उसका। मेसोपोटामिया मीन्स, तो उसका मतलब है दो नदियों के बीच का प्रदेश, मतलब एक नदी इधर है और दूसरी नदी दूसरे साइड है, तो दोनों नदियों के बीच में जो प्रदेश बसा हुआ है उसको क्या कहा गया है, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मतलब ही यही है, शब्द का अर्थ ही यही है कि दो नदियों के बीच की सभ्यता। उत्तर पूर्व में दजला है तथा दक्षिण पश्चिम में फरात है। तो देखिए जो दो नदियों की बात की गई है कि दो नदियों के बीच का प्रदेश है मेसोपोटामिया, तो उत्तर पूर्व में कौन सी है, दजला, और दक्षिण पश्चिमी में फरात। ये दोनों नदियां हैं और ये जो है समांतर बहने वाली, मतलब एक दूसरे के सामने ये बहती हैं और बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसके बीच नदियों के बीच उर्वरक घाटी नील नदी के समान समतल किनारों के समान ही मानव के आकर्षण का केंद्र बनी। देखिए जो अफ्रीका में नील नदी के किनारे सभ्यता का जन्म हुआ था, उसी वैसे ही यहाँ पे भी दो नदियों के बीच जो दजला और फरात हैं, तो उनके बीच उर्वरक ज़मीन थी, तो इसीलिए इस सभ्यता ने यहाँ पे जन्म लिया, यहाँ पे पनपी थी, क्योंकि यहाँ की जो घाटी थी वो नील नदी के समान उर्वरक थी। तो ये मानव का आकर्षण केंद्र थी। देखिए जहाँ पे उनको खेती करने को मिलता है, जहाँ पे ज़मीन उर्वरक होती है, वहीं पे मनुष्य रहता था, तो ये उनका आकर्षण का एक तरह केंद्र थी। फरात नदी का प्रवाह धीमा था तथा किनारे दजला नदी की अपेक्षा कम कटे फटे या आड़े तिरछे थे। इस कारण मेसोपोटामिया के सभी प्रसिद्ध नगर इस तट पर बसे। तो देखिए जो दजला और फरात दो नदी मैंने आप लोग को बताई, तो इसमें जो फरात नदी थी उसका प्रवाह बहुत धीमे था, मतलब जो उसमें पानी का प्रवाह था, जो पानी उसमें आता था वो ज़्यादा तेज़ी में, स्पीड में नहीं आता था, वो धीरे धीरे बहता था पानी उस नदी में। तो इसीलिए जो है उसके जो नदी के किनारे थे, जो उसकी घाटी थी, वो जो है दजला की अपेक्षा कम कटे फटे, मतलब अच्छी सी घाटी थी, समतल घाटी थी, कोई ऊंचे या फिर कटे फटे स्थान कम थे इसमें। तो इस कारण जो मेसोपोटामिया के जो प्रसिद्ध नगर हैं वो फरात नदी के किनारे, फरात तट के किनारे ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए जो है ये प्रसिद्ध है, फरात नदी इस सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। दजला नदी की धारा तेज एवं किनारे आड़े तिरछे होने के कारण ऊंचे भी थे, जिनके कारण प्रारंभिक उपनिवेश इसके तट पर नहीं मिलते हैं। देखिए जो दजला नदी थी, मैंने अभी पीछे बताया कि ये 3 बार प्रलयंकारी बाढ़ से नष्ट हो गई थी ये सभ्यता, तो इसीलिए दजला नदी की जो तेज़ धारा थी उनके किनारे न रह के, और एक कारण ये भी था कि उसके जो किनारे थे, नदियों के किनारे थे, वो बहुत आड़े तिरछे थे, ऊंचे नीचे थे, तो इसमें मानव को रहने में कंफर्टेबल नहीं था इसमें मानव, तो इसीलिए वो फरात नदी के किनारे ज़्यादा रहता था, और इसीलिए जब दजला के जो प्रारंभिक उपनिवेश हैं इसके तट पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने लायक सुटेबल ज़मीन नहीं थी। तो नेक्स्ट देखते हैं। इस घाटी के उत्तरी भाग को आसीरिया तथा दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहते हैं, परंतु बेबीलोनिया इस प्रदेश का प्राचीन नाम नहीं था। तो देखिए इस जो घाटी थी, तो इसके जो उत्तरी भाग को आसीरिया कहते थे और दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहते थे, परंतु बेबीलोनिया इस प्रदेश का प्राचीनतम नाम नहीं था, मतलब ये जो बेबीलोनिया है वो पहले ये नाम नहीं दिया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में बेबीलोनिया का दक्षिण भाग सुमेर तथा उत्तरी भाग अक्काद कहलाता था। तो देखिए अभी मैंने बताया कि इसका प्राचीनतम नाम जो है वो बेबीलोनिया नहीं था, तो बेबीलोनिया नहीं था तो क्या था। तो देखिए क्या मानते हैं कि प्रारंभ में क्या था। प्रारंभ में बेबीलोनिया का दक्षिण भाग सुमेर तथा उत्तरी भाग अक्काद कहलाता था। तो पहले बेबीलोनिया के जो बेबीलोनिया है वो बेबीलोनिया नाम नहीं था, उसकी जगह पे अक्काद और सुमेर कहलाता था। सुमेर की वो जगहें थी, अक्काद की जगहें थी। फिर जब बेबीलोनिया नाम पड़ा तो बेबीलोनिया में ही जो है दक्षिणी को जो है ये लोग सुमेर कहते थे और उत्तरी को अक्काद कहते थे। तो इस तरह से जो है बेबीलोनिया का दक्षिणी भाग सुमेर कहलाया और उत्तरी भाग अक्काद कहलाया। यहाँ जो शासक दोनों भागों को अधिकृत करने में सफल हो जाते थे वे स्वयं सुमेर व अक्काद के स्वामी कहलाते थे। तो देखिए यहाँ के जो शासक होते थे जो इन पे विजय प्राप्त करते थे, अधिकृत मतलब उनका जब अधिकार हो जाता था इन दोनों जगह पे, कहाँ पे, सुमेर व अक्काद में, तो ये जो है वो सुमेर और अक्काद के स्वामी कहलाते थे। जब इनका वहाँ पे अधिकृत या जब वहाँ पे सफल हो जाते थे जीत में तो इनको स्वामी कहा जाता था।
3000 वर्ष ईसा पूर्व के अंत में हम्मुराबी नामक शासक ने संपूर्ण सुमेर, अक्काद तथा निकटवर्ती प्रदेशों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और बेबीलोन को राजधानी बनाया। तो देखिए, बेबीलोन में ही मैंने बताया कि दक्षिणी भाग सुमेर था, उत्तरी भाग अक्काद था। तो ऐसे ही 3000 वर्ष ईसा पूर्व जो है, इसमें अंत में, सबसे अंत में कौन सा शासक आया? हम्मुराबी नामक शासक आया। उसने जो है पूरे संपूर्ण, मतलब पूरे सुमेर और पूरे अक्काद में तो अपना शासन फैलाया ही, उसके बाद भी जो निकटवर्ती प्रदेश थे, मतलब जो उसके साथ साथ आसपास और भी प्रदेश थे, उनको भी उसने जीत लिया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य, उसकी जो मतलब जो उसका शासन क्षेत्र था वो काफ़ी बढ़ गया, बड़ा हो गया, विशाल क्षेत्र हो गया। तो उसने जो है एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और उसकी राजधानी किसको बनाया? बेबीलोन को बनाया, बेबीलोनिया को बनाया। तो नेक्स्ट देखते हैं। बेबीलोन एकदम समतल मैदान है जहाँ की भूमि प्राचीन काल से ही आज तक भी उर्वरक है। यहाँ गेहूँ, जौ, खजूर आदि की पैदावार होती थी तथा मछलियाँ भी प्राप्त थी। तो देखिए, बेबीलोन जो है वो समतल मैदान है। मैंने बताया ना कि जो है ये फरात नदी के किनारे रहते थे, तो ये बहुत उर्वरक ज़मीन थी, पहले भी थी और प्राचीन काल में भी थी और अभी तक ये उर्वरक है, आज तक ये उर्वरक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें पैदा होती थी? गेहूँ, जौ और खजूर, ये चीज़ें यहाँ पे बहुत पैदा होती थी, पैदावार इनकी यहाँ पे अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे मछलियाँ भी प्राप्त होती थी, इसीलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते थे। किंतु सुमेर दलदलों से परिपूर्ण था, इसलिए इसे रहने योग्य बनाने में सुमेरियनों को बहुत कष्ट उठाने पड़े थे। लेकिन जो सुमेर था उसमें जो है दलदल से परिपूर्ण था, मतलब यहाँ पे कोई भी फसल वो लोग लगाते थे तो वो नष्ट हो जाती थी। और इसको जब रहने योग्य बनाया सुमेरियनों ने, तो उसके लिए उन्होंने बहुत कष्ट उठाया, मतलब उस ज़मीन को समतल करना और दलदलों को ख़त्म करना, फिर उसको उर्वरक ज़मीन बनाना। तो ऐसे ही सुमेरियन जो थे उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा यहाँ रहने के लिए, या फिर यहाँ जो रहने योग्य ज़मीन है उसको अच्छी बनाने के लिए। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, जिसकी प्रचंडता से मानव निर्मित बांध टूट जाते थे और फसल जल प्लावित हो जाती थी। तो देखिए, यहाँ पे जो है बाढ़ बहुत आता था, किसमें? सुमेर में, क्योंकि ये जो है दजला नदी किनारे मैंने बताया जो रहते थे, तो वहाँ पे जो धारा उसकी थी वो बहुत तेज़ थी, तो यहाँ पे इसीलिए बाढ़ बहुत आती थी, क्योंकि फरात नदी भी थी और दजला, दोनों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। लेकिन जो सुमेर थे वो दजला नदी किनारे रहते थे, तो इसीलिए यहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। और ये लोग बांध तो बनाते थे बाढ़ से बचने के लिए, लेकिन जो बांध होते थे उनको जब बाढ़ इतनी तेज़ होती थी कि वो बांध जो है वो टूट जाते थे, जो डैम बनाते थे वो टूट जाते थे। तो इनके जो फसल होती थी वो जल प्लवित मतलब होता था कि उसमें पानी भर जाता था, वो सारी डूब जाती थी इनकी फसलें। तो जब ये बाढ़ आती थी तो इनके फसलें नष्ट हो जाती थी। नगर राज्यों के उत्थान, पतन तथा विजय पराजय शासक राजवंशों का शीघ्रता से परिवर्तन मेसोपोटामिया के इतिहास को जटिल बनाता है। तो देखिए, इसमें क्या हुआ था, बहुत जल्दी जल्दी सबका पतन हुआ, बहुत जल्दी जल्दी सब विजय पराजय हुए, मतलब हार जीत हुई, शासकों का राजवंश बहुत शीघ्रता, मतलब बहुत तेज़ी से उसमें डिफरेंसेस नज़र आए, बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुए। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसके इतिहास को बहुत जटिल बनाता है, मतलब इसमें बहुत सारे शासक के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा और बहुत सारे जो राजवंश है उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये मेसोपोटामिया के इतिहास को जटिल बनाता है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं किसमें? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। मेसोपोटामिया के मूल निवासी किस जाति से संबंधित थे यह सुनिश्चित नहीं है, तथा यहाँ के 3 सहस्त्राब्दियों से ईसा पूर्व की कला की दृष्टि से विश्लेषण किया जा सकता है। तो जो मेसोपोटामिया के मूल निवासी थे वो जो है उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि मूल कौन सी जाति यहाँ पे थी या कौन सी जाति के मानव थे, ये कोई सुनिश्चित नहीं हुआ, यहाँ पे सुनिश्चित नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो है कला की दृष्टि से ही विश्लेषण किया गया है, कलाओं से ही पता लगाया गया है कि कौन सी जातियाँ यहाँ पे रहती थी। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 3 मैंने बताया आप लोग को कि 3 यहाँ पे बताई गई थी की सभ्यताएं थी। तो प्रथम है, यहाँ की सभ्यता के केंद्र नगर थे और नगरों के केंद्र मंदिर थे।
देखिए, तो जहाँ की सभ्यता मिली है उसके बारे में जो हमें व्याख्या मिली है, विश्लेषण मिले हैं, तो कहा जाता है कि यहाँ की जो सभ्यता थी उसके केंद्र मतलब जो उसका सेंटर पॉइंट था वो नगर थे। और नगरों के सेंटर पॉइंट किसको मानते थे? मंदिर थे। मतलब नगर सब इस सभ्यता का जो नगर था केंद्र में माने जाते थे। केंद्र मतलब सेंटर में, उसके बाद जो है उसके सेंटर में वो मंदिरों को मंदिर बनाते थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, मंदिरों का केंद्र जिगुरात था, जिगुरात थे। जिगुरात शब्द का सुमेरियन भाषा में अभिप्राय था पर्वत निवास। तो देखिए, ये जो जिगुरात थे ये मंदिरों के केंद्र थे, मतलब मंदिरों के बीच में जिगुरात बनते थे। और जिगुरात शब्द का सुमेरियन भाषा जो है, सुमेरियन जाति थी, तो उनकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? पर्वत निवास। पर्वत निवास मतलब पर्वतों पे रहने वाला। कुछ विद्वानों के मतानुसार सुमेरियन मूलतः पर्वतीय प्रदेश के निवासी थे, इसलिए उन्होंने अपने देवताओं के लिए पर्वताकार भवनों का निर्माण किया और उन्हें जिगुरात नाम दिया था। तो देखिए, यहाँ पे जो माना जाता है कि ये जो है देव स्थान है, क्या? जिगुरात। तो ये जो सुमेरियन थे ये पर्वतीय निवासी थे, मतलब ये पर्वतों पे रहने वाले लोग थे, इसलिए उन्होंने अपने देवताओं के लिए पर्वताकार भवनों का निर्माण किया था। मतलब पर्वत की तरह इन्होंने भवन बनाया था जिसमें इनके देवता रहते थे, और उनको क्या कहा जाता है? जिगुरात कहा जाता है। देव स्थान के रूप में जिगुरात की कल्पना वास्तव में बहुत अद्भुत मिलती है। मतलब इसकी जो इमेजिनेशन थी इनको बनाने की, देव स्थान जो इनके देवता जहाँ पे रहते थे वो बहुत अद्भुत है। आश्चर्यचकित हो जाएंगे इसको देख के आप, इतना मतलब उन्होंने इमेजिन करके उसको बनाया हुआ है। किंतु दुर्भाग्यवश इसके जो अवशेष हैं वो बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। जो मतलब पर्वत निवास का जो इन्होंने देव स्थान बनाया हुआ है, जिगुरात बनाया हुआ है, उसके जो साक्ष्य हैं, अवशेष हैं, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। यह एक ऐसा भवन होता था जिसका ऊपरी भाग निचले भाग की अपेक्षा बहुत पतला रखा जाता था। तो देखिए, ये ऐसे भवन जो बनाते थे, जो जिगुरात बनाते थे, उसका ऊपरी भाग निचले भाग की अपेक्षा बहुत पतला होता था। मतलब ये जो पहाड़ों की तरह मैंने बताया, पर्वत निवास, पर्वतों की तरह इनका शेप होता था। तो पर्वत कैसा होता है? नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला होता जाता है। तो ऐसे ही ये जिगुरात का भी निर्माण करते थे कि वो जो है नीचे की तरफ, नीचे की भाग जो है वो चौड़ा बनाते थे, और ऊपर का जो भाग बनाते थे वो बहुत पतला रखते थे। सबसे ऊपर वर्गाकार मंदिर बनाया जाता था जिसके खुले प्रांगण के पीछे देव स्थान होता था जहाँ देवताओं का निवास होता था। तो देखिए, ये जो है जो मंदिर बनाते थे वो उसमें सबसे जो घर बनाते थे तो उसमें सबसे ऊपर जो है वो वर्गाकार एक मंदिर बनाते थे जिसके खुले प्रांगण के पीछे, प्रांगण मतलब होता है एक आंगन, या फिर आपने देखा होगा कि प्रेयर जहाँ पे आप खड़े होकर करते हो वो एक खुला मैदान होता है तो उसको प्रांगण कहते हैं। तो मतलब खुले मैदान को प्रांगण कहते हैं। तो ऊपर वर्गाकार मंदिर बनाया जाता था जिसके खुले प्रांगण के पीछे, तो खुले हुए जो जगह थी वहाँ पे वो देव स्थान मानते थे, और जहाँ देवताओं का निवास होता था कि ये मानते थे कि वहीं पे जो देवता हैं हमारे वहीं पे निवास करते हैं। कहाँ पे? जो प्रांगण होता था, वर्गाकार मंदिर के पीछे जो खुला प्रांगण होता था उसमें वो देव स्थान मानते थे। तो देखिए, देखते हैं जिगुरात कैसे होते थे। ये देखिए जिगुरात है, और ये आपका वर्गाकार, यहाँ पे देखिए ये वर्गाकार बनाया गया हुआ है, और ये जो है कुछ ऐसे देखिए ये नीचे से तो चौड़ा बनाया गया है किंतु ऊपर जो है ये बहुत पतला बनाया गया है। ये देखिए नीचे से चौड़ा और ऊपर जाते जाते ये पतला हो गया। ये देखिए चौड़ा है, फिर ये उससे कम चौड़ा है, फिर ये उससे कम चौड़ा है, फिर ये उससे कम चौड़ा है। तो इसलिए इसका जो शेप है वो पहाड़ की तरह हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कुछ कुछ पहाड़ की तरह बनता था, इसीलिए जो है इसको जो है पर्वत निवास कहा गया था या जिगुरात कहा गया था। तो ये एक जिगुरात का चित्र है जो आप लोग के बीच शेयर कर रही हूँ मैं। तो आगे जो है हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया में और क्या क्या हुआ था, और इसके बाद हम जो है सुमेर, अक्काद, बेबीलोनिया तथा आसीरिया, इनके बारे में भी पढ़ेंगे अलग अलग कि इनकी सभ्यता में क्या हुआ था, इनकी जातियों में क्या हुआ था, इनकी कलाओं के बारे में पढ़ेंगे आगे हम। तो चलिए, ये जो वीडियो है अभी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब हम नेक्स्ट में जो है वो आगे की कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें मैंने जो है आप लोग को 3 कलाओं के बारे में बताया था, तो वो जो है मैंने प्रथम तो इसमें शेयर किया है, द्वितीय और तृतीय में नेक्स्ट में आप लोग को शेयर कर दूंगी कि उसमें क्या हुआ था और उसके बारे में बता दूंगी। तो चलिए, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मैसेज करें। थैंक यू।